हेलो एवरीवन, बैक टू द चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर 2025 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जिसका टॉपिक है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स और कोड है G472। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, अरबिंदो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कथन बी सही है। अरबिंदो बंकिम चंद्र चटर्जी के विचारों से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अरबिंदो द्वारा नहीं लिखा गया है? तो गीता रहस्य, ये जो बुक है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है, ना कि अरबिंदो द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, अरबिंदो राष्ट्रवाद के प्रबल आलोचक थे। और कथन दूसरा है, अरबिंदो राष्ट्रीय जागृति चाहते थे। तो इसका आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। वक्तव्य एक गलत है जबकि दो सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिमानस की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? अतिमानस की अवधारणा अरबिंदो घोष द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की किस घटना ने लोकतंत्र के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता को चुनौती दी थी? तो वो थी बी, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई साम्यवादी सरकार की बर्खास्तगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अपनी सरकार के भीतर प्रतिक्रियावादी तत्वों को सहन करने के लिए नेहरू का तर्क क्या था? उनको डर था कि अगर उन्होंने सत्ता हासिल कर ली तो इसके अनवांछित परिणाम होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विदेशी विचारों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में लोहिया के दृष्टिकोण की क्या विशेषता थी? उन्होंने भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप विदेशी विचारों को प्रक्षेपित किया और विस्तारित किया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कथन और कारण दिए गए हैं और ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कथन है, सावरकर 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते थे। बिल्कुल सही कथन, बिल्कुल सही है। इसका कारण देखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उसने देशभक्त भारतीयों के बीच स्वतंत्रता की सहज इच्छा को दर्शाया गया है। तो 8 का आंसर है एक कथन ए भी सही है और उसका कारण जो दिया है वो भी सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, सावरकर की व्याख्या में उन्होंने शिवाजी और अन्य हिंदू योद्धाओं की क्या भूमिका बताई है? उन्होंने उन्हें मुस्लिम प्रभुत्व के सामने बहादुरी और वीरता के रूप में देखा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावरकर ने हिंदू समाज में जाति व्यवस्था की आलोचना कैसे की? उन्होंने जातिगत भेदभाव के मूल कारण चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को अस्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, सावरकर की हिंदुत्व की संकल्पना के अनुसार वे 3 मूलभूत बंधन कौन से हैं जो हिंदुओं को एक सामान्य इकाई के रूप में जोड़ते हैं? तो वे हैं राष्ट्र, जाति और संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावरकर की हिंदुत्व की विचारधारा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? उनका प्राथमिक उद्देश्य था भारत में हिंदुओं को एकजुट करना और बाहरी चुनौतियों के सामने अपनी पहचान कायम करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावरकर के अनुसार क्षेत्रीय पहचान के संदर्भ में हिंदू को क्या परिभाषित किया गया है? जो सिंधु से लेकर समुद्र तक की भूमि को अपनी पितृभूमि और पवित्र भूमि मानते हैं, उन्हें हिंदू कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सावरकर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, तिलक ने 1875 में सत्यार्थ प्रकाश लिखी। सेकंड स्टेटमेंट है, सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर, मानव क्रिया और हिंदू समाज पर विचार शामिल है। तो इसमें से पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। सत्यार्थ प्रकाश बाल गंगाधर तिलक ने नहीं लिखी थी। अगर आपको पता है ये बुक किसने लिखी थी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में आर्य समाज का प्राथमिक ध्यान केंद्र क्या था? उनका ध्यान केंद्र था वेदों की शिक्षाओं पर आधारित हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 1855 में ज्योतिराव फूले द्वारा प्रकाशित नाटक का शीर्षक क्या था, जिसमें ब्राह्मण वर्चस्व की आलोचना की गई थी और ईसाई मिशनरी की भूमिका का पता लगाया था? तो वो था तृतीय रत्न।
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूले ने हिंदू समाज में ब्राह्मणवादी आधिपत्य को चुनौती देने में अंग्रेजी साक्षरता की क्या महत्वपूर्ण भूमिका बताई? इन्होंने कहा था इसने ब्राह्मणवादी अद्वितीय को काफी हद तक चुनौती दी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सत्यशोधक समाज का प्राथमिक मिशन क्या था? इनका प्राथमिक मिशन था सुधारवादी सामाजिक राजनीतिक विचारों को व्यवहार में लाना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू समाज पर प्रभाव के लिए ज्योतिराव फूले ने ब्रिटिश शासन के किस पहलू की सराहना की थी? उन्होंने समतामूलक समाज का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, फूले ने वेदों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों के संबंध में क्या वैचारिक रुख अपनाया? आलोचनात्मक व्याख्या की थी फूले ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित मदन मोहन मालवीय को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? एक तो 1918 में और दूसरा 1932 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 1932 में डॉक्टर अंबेडकर और मालवीय ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो था पूना समझौता। 23 का है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय ने सांप्रदायिकता का घोर विरोध किया। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, वे उदारवादी विचारों में विश्वास रखते थे। बिल्कुल सही, दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 1931 में मदन मोहन मालवीय ने एक प्रतिनिधि के रूप में किस सम्मेलन में भाग लिया? उन्होंने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर मुखर्जी ने किस आर्थिक सिद्धांत को भारत की प्रगति के लिए अव्यवहारिक मानकर अस्वीकार कर दिया? तो उन्होंने साम्यवाद को अस्वीकार कर दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों के दौरान भारत की औद्योगिक दिशा के बारे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्या धारणा थी? तो उनके अनुसार उपयुक्त सरकारी विनियमन के तहत निजी उद्यम पर जोर देना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू की गुटनिरपेक्षता नीति ने क्या हासिल करना चाहा? राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सहयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश नौकरशाही को जारी रखने पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या रुख अपनाया था? तो इसका आंसर है ए, उन्होंने इसके जारी रहने का पुरजोर विरोध किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद ने 1895 में रामकृष्ण मिशन प्रारंभ किया था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, जिसमें स्टेटमेंट फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड जो है वो गलत है। 30 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, अरविंदो घोष का संबंध किससे था? इनका संबंध था अनुशीलन समिति से। 31 का डी। क्वेश्चन नंबर 32, अलीपुर बम कांड किससे संबंधित है? तो ये है अरविंदो घोष से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, अरविंदो ने अंग्रेजों पर हमला करने के लिए चरमपंथी तरीकों का प्रयोग किया था। बिल्कुल सही है ये। अरविंदो ने स्वदेशी की वकालत की, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ लोहिया के शुरुआती जुड़ाव पर किस बात ने प्रभाव डाला? उनके पिता की शिक्षण पृष्ठभूमि और राष्ट्रवादी उत्साह ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कांग्रेस नेतृत्व के साथ बढ़ते मतभेद के बाद लोहिया ने कौन सा राजनीतिक दल अपनाया था? तो उन्होंने अपनाया था सोशलिस्ट पार्टी को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। जन समर्थन की कथित कमी के लिए सावरकर की विचारधारा के किस पहलू की आलोचना की गई है? उनका एक आयामी दृष्टिकोण कथित मुस्लिम अतिक्रमण के खिलाफ हिंदू हितों की रक्षा पर केंद्रित था, इसी की आलोचना की गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। दयानंद सरस्वती की राष्ट्रवादी विचारों की प्राथमिक प्रेरणा क्या थी? वेद। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, दयानंद सरस्वती का दृष्टिकोण राम मोहन राय
और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से किस प्रकार भिन्न था? उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से स्वदेशी थी, जो हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित थी। 38 का सी। दयानंद सरस्वती के अनुसार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्राथमिक कारण क्या था? उनके अनुसार प्राथमिक कारण था हिंदू समाज के भीतर आंतरिक विभाजन और पतित प्रथाएं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किस वर्ष लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1875 में। क्वेश्चन नंबर 41, सत्यशोधक समाज ने किन सामाजिक मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित किया था? तो उन्होंने लड़कियों की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण का। 42, फूले ने, पहला कथन है, फूले ने हिंदू धर्म की दमनकारी प्रवृत्ति की आलोचना की और सामाजिक सुधार की वकालत की। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका मानना था कि वेदों की तरह हिंदू धर्म ग्रंथों को ब्राह्मणों ने समाज पर अपने आधिपत्य को सही ठहराने के लिए विकृत किया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कथन भी सही है और उसका जो कारण दिया गया है वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूले ने अपने सामाजिक राजनीतिक विचारों में ईसाई धर्म की भूमिका को किस प्रकार देखा? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणवादी उत्पीड़न से मुक्ति की पेशकश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, किसने कहा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक एक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए? ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नरेंद्र नाथ दत्ता किसका वास्तविक नाम है? तो स्वामी विवेकानंद जी का ये नाम है, नरेंद्र नाथ दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, और ये शिकागो में 1893 में आयोजित हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? वो थे स्वामी विवेकानंद जी। विश्व को स्वामी विवेकानंद के संदेश का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? मानवता की सेवा करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नेता नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक, हमने पढ़ा होगा बाल, लाल, पाल, ये तीनों ही गर्मपंथी हैं, नरमपंथी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक अरबिंदो के समकालीन थे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट स्टेटमेंट, तिलक और अरबिंदो दोनों ही चरमपंथी राष्ट्रवाद के समर्थक थे। ये भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, तिलक ने जेल में रहने के दौरान खूब लेखन किया। बिल्कुल सही। और तिलक को राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से क्या बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित नहीं है? कर्मयोग, कर्मयोग बाल गंगाधर तिलक द्वारा नहीं लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54, तिलक ने होम रूल लीग की शुरुआत कब की थी? इन्होंने की थी 1916 में, इसको 1916। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, पहला कथन है तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए मराठा और केसरी समाचार पत्र निकाला। बिल्कुल सही, क्योंकि राष्ट्रीय जागृति में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कथन भी सही, कारण भी सही, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो गोखले जी को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले को नरमपंथी नेता माना जाता है। बिल्कुल सही। गोखले 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गलत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से किस नेता ने नाइटहुड को अस्वीकार कर दिया था? जलियांवाला बाग जो बहसकर हुआ था उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वो वापस कर दी थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? डी, ऑप्शन नंबर डी, गोखले जी ने। ये सब बुक्स जो है ना, ये सोसाइटी एसोसिएशन जो है, आप ये ल्यूसन की बुक से पढ़ लीजिएगा। उसमें बहुत इजी तरीके से सभी बुक्स के, सभी एसोसिएशन या जो संगठन थे उनकी लिस्ट दे रखी है, और उसकी स्थापना किसने की थी, कब की थी, वो भी लिखा हुआ है। तो वो टेबल आप याद कर लेंगे ना, तो इसमें से ये सारे क्वेश्चन उसमें आराम से मिल जाएंगे, ल्यूसन से ही सॉल्व हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 16, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी ने शिक्षा जैसे सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरा स्टेटमेंट है सूरत विभाजन के समय गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसमें से पहला तो सही है पर दूसरा स्टेटमेंट गलत दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण कहिए। कथन है गोखले ने याचिकाओं के संवैधानिक तरीकों की वकालत की थी, बिल्कुल सही। और इसका कारण दिया है गोखले ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, गलत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 की कलकत्ता कांग्रेस के दौरान भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस पर जवाहरलाल नेहरू का रुख क्या था। उन्होंने झुंझलाहट व्यक्त की और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के प्रति नेहरू के दृष्टिकोण को किस विचारधारा ने प्रभावित किया। समाजवाद ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, नेहरू के वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने राष्ट्रवाद पर उनके विचारों को कैसे प्रभावित किया। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद राजनीतिक स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू उपनिवेशवाद और भारत की आर्थिक स्थिरता के बीच संबंध को कैसे देखते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उपनिवेशवाद ने भारत में आधुनिक दृष्टिकोण के विकास में बाधा उत्पन्न की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया कब प्रकाशित की गई थी। 1946 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू वैश्विक राजनीति में भारत का प्रभुत्व स्थापित करने के साधन के रूप में विश्व विजय की आवश्यकता में विश्वास रखते थे। तो ये गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है नेहरू ने पारस्परिक कल्याण और नस्लवाद के उन्मूलन के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रों के बीच सहयोग की वकालत की। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है जबकि सेकंड स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जवाहरलाल नेहरू के बारे में सत्य है। तो ये सभी कथन जो नेहरू जी के बारे में दिए गए हैं सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 1929 में किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें। क्वेश्चन नंबर 70, समाजवाद के प्रति राम मनोहर लोहिया का दृष्टिकोण पारंपरिक मार्क्सवादियों से किस प्रकार भिन्न था। उन्होंने भारत के लिए उपयुक्त समाजवाद के स्वदेशी मॉडल पर जोर दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, समाजवादी झुकाव के बावजूद लोहिया को गांधीवादी की ओर किस चीज ने प्रभावित किया। तो उनको प्रभावित किया था भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी प्रारंभिक भागीदारी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। लोहिया के अनुसार पूंजीवाद को नए स्वतंत्र हुए देशों के लक्ष्यों के प्रतिकूल क्यों माना गया। इसने आर्थिक शक्ति को केंद्रीकृत किया और असमानता को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है लोहिया की नव समाजवाद की अवधारणा का उद्देश्य भारत में एक केंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना। बिल्कुल गलत। केंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि विकेंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना उनका उद्देश्य था। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। सेकंड है भारत के लिए लोहिया का राजनीतिक व्यवस्था का मॉडल जिसे चौखंबा मॉडल के नाम से जाना जाता है विकेंद्रीकरण और लोकतंत्र पर जोर देता है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मनोहर लोहिया के अनुसार भारतीय समाज की दो सबसे बड़ी बुराइयां क्या थी। तो उनके अनुसार दो सबसे बड़ी बुराई थी सार्वभौमिक पुरुष वर्चस्व और जाति व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सामाजिक व्यवस्था में गतिशीलता और शक्ति लाने के लिए लोहिया ने क्या समाधान प्रस्तावित किया। उन्होंने सप्त क्रांति को लागू करने की कोशिश की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में लोहिया का महत्वपूर्ण सैद्धांतिक हस्तक्षेप क्या था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तीसरी शक्ति के विकास का प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है चंपारण सत्याग्रह का राजेंद्र प्रसाद पर गहरा प्रभाव पड़ा। बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट है राजेंद्र प्रसाद अपरिवर्तनवादी समूह का हिस्सा थे। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो वो थे
बम्बई 1934। क्वेश्चन नंबर 79, पहला स्टेटमेंट है संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, बिल्कुल सही, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। सेकंड स्टेटमेंट है वह संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेता सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों का हिस्सा था, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नहीं है, इंडिया विंस फ्रीडम, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा नहीं लिखी गई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पद पर दोबारा निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है उन्होंने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति के रूप में लगातार दो कार्यकाल तक कार्य की, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन के अंतर्निहित वैचारिक सिद्धांत क्या थे, तो उसके सिद्धांत थे प्रेम, सत्य और अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था भूमिहीनों को भूमि और संसाधनों का पुनर्वितरण करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू विनोबा भावे के राजनीतिक गुरु थे, गलत। सेकंड स्टेटमेंट है विनोबा भावे ने उत्तर प्रदेश से भूदान आंदोलन की शुरुआत की नहीं, ये की थी आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोबा भावे के अनुसार सर्वोदय का अर्थ क्या था, इसका अर्थ था सरकार से मुक्ति और सत्ता का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन संपूर्ण क्रांति की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो वो की गई थी विनोबा भावे द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कथन है विनोबा भावे ने खादी के प्रयोग की वकालत की, बिल्कुल सही, और जबकि इसका कारण बताया गया है विनोबा भावे कट्टर गांधीवादी थे, ये बात तो सही है पर इसका कारण सही नहीं बता रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए और आर दोनों ही सत्य हैं, लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। सॉरी इसका सही तो है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, सही बता रहा है 90 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 जेवी कृपलानी निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा थे, तो जेवी कृपलानी इन सभी आंदोलन का हिस्सा थे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। जेवी कृपलानी ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था 1946 में, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी जी ही थे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कृपलानी जी ने गांधीवादी सिद्धांतों का पालन किया, बिल्कुल सही, और दूसरा है गांधी जी की चंपारण यात्रा के दौरान कृपलानी उनके साथ गए और किसानों के बयान दर्ज किए, ये भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेवी कृपलानी के विचारों को दर्शाता है, तो पहला ही है उन्होंने केंद्रीकृत औद्योगिकरण की तुलना में विकेंद्रीकृत औद्योगिकरण का समर्थन किया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, 94 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनायक दामोदर सावरकर की राजनीतिक विचारधारा को भारत में मुख्य धारा के राष्ट्रवादी आंदोलन से क्या अलग करता है, इसका स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने भारत की राष्ट्रीय पहचान को पुनः हासिल करने की कल्पना कैसे की, तो भारतीय राष्ट्रवाद को हिंदू धर्म के मूल्यों में निहित करके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 1908 में प्रकाशित सावरकर की पुस्तक का शीर्षक क्या था, तो उनकी पुस्तक का टाइटल था 1857 का स्वतंत्रता समर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। संग्राम लिखा होना चाहिए यहाँ पे, समर पता नहीं क्यों लिखा है। क्वेश्चन नंबर 98 सावरकर किस राजनीतिक दल या समूह में शामिल हुए और अंततः उसके अध्यक्ष बने, तो वो हिंदू महासभा में शामिल हुए थे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अहिंसा और सत्याग्रह के गांधीवादी आदर्शों के प्रति सावरकर के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? उन्होंने उन्हें पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारत पर कब्जे के संबंध में सावरकर का क्या विचार था? उन्होंने इसे आक्रामकता का कार्य माना जिसका हिंदुओं द्वारा विरोध किया जाना चाहिए। तो हमारे इस तरह से 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।